आज हमारा लेक्चर नंबर 22 है और कल हमने कार्नोट थ्योरम जो है उसको स्टडी किया था। और अब इसी कार्नोट थ्योरम की बेस के ऊपर आज हमने जो है वो थर्मोडायनामिक टेम्परेचर स्केल जो है उसको स्टडी करना है। थर्मोडायनामिक टेम्परेचर स्केल जो है इसका दूसरा नाम जो है वो है केल्विन स्केल। ठीक है, इसको केल्विन स्केल का नाम भी दिया जाता है। और केल्विन मैंने शायद इस थर्मोडायनामिक के शुरू के अंदर आपको जो है वो ये बताया था कि हम 3 तरीक़ों से जो है वो 3 यूनिट्स हम यूज़ करते हैं। ठीक है, जिसमें सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन को यूज़ करते हैं। और केल्विन जो है ये एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स के अंदर यूज़ होता है और ये सबसे ज़्यादा अच्छा यूनिट है क्योंकि ये लोवेस्ट टेम्परेचर को भी कैलकुलेट करने के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, अब हमने ये देखना है कि ये जो यूनिट है, कोई भी यूनिट जो होता है उसको डेवलप किया जाता है। ठीक है ना, कोई उसके पीछे कोई उसकी बेसिक्स होती हैं, कोई रेफरेंस होता है, उस रेफरेंस को लेकर उस यूनिट को जो है वो डेवलप। तो हमने देखना कि ये अभी केल्विन जो है इसको किस तरह डेवलप किया गया, यानी कि ये यूनिट जो है ये किस तरह निकला। तो जो हमारे पास ऑब्जर्वेशन थी सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की, ठीक है, फ्रॉम द ऑब्जर्वेशंस ऑफ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, ये सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की बेस के ऊपर ही आपने हीट इंजन जो है उसको डेवलप किया था। तो केल्विन ने एक स्केल ऑफ टेम्परेचर जो है, केल्विन इस्टेब्लिश्ड ए स्केल ऑफ टेम्परेचर। केल्विन ने एक स्केल जो है टेम्परेचर का उसको इस्टेब्लिश किया, जिसको कि हम क्या नाम देते हैं, विच इज़ नोन एज केल्विन और थर्मोडायनामिक टेम्परेचर स्केल। ठीक है जी, ऑब्जर्वेशन जो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की थी। तो जो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की ऑब्जर्वेशंस क्या थी? सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स आपको क्या बताता था? सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स आपको यही बताता है कि एक तो पहली बात है कि हीट इंजन कैसे बनता है। ठीक है, तो हीट इंजन किस बेस पर बनता है? हीट इंजन इसी बेस पर बनता है कि हीट फ्लो किस डायरेक्शन में करेगी। यही बात, यही पढ़ा ना हमने, हीट किस डायरेक्शन में फ्लो करेगी। एक आपने हीट पंप पढ़ा है, वो भी सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है। आपने हीट इंजन पढ़ा है, वो भी सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है। तो यही बताता है कि हीट किस डायरेक्शन में फ्लो करेगी। इसका मतलब ये है कि जो हीट पंप और हीट इंजन है, ठीक है, एक्चुअली जो हीट इंजन है ये यूज़ होता है थर्मोडायनामिक टेम्परेचर स्केल को डेवलप करने के लिए। अब हमने इसको प्रूव करके देखना है, मैथमेटिकली इसको निकाल कर देखना है कि किस तरह हमारे पास इसका एक्सप्रेशन आता है, ये जो केल्विन स्केल है इसका। तो इसके लिए हम सपोज करते हैं कि हमारे पास एक रिवर्सिबल हीट इंजन है। ठीक है, क्योंकि हीट इंजन ही इसकी बेस है। केल्विन स्केल की जो बेस है वो क्या है? हीट इंजन है। ठीक है, तो आप सपोज करें कि कंसिडर ए रिवर्सिबल हीट इंजन। एक रिवर्सिबल आपके पास हीट इंजन है जो कि वर्क कर रहा है 2 टेम्परेचर रिजर्वायर के दरमियान, विच इज़
वर्किंग बिटवीन टू टेम्परेचर reservoirs θ1 एंड θ2। ये मैंने टेम्परेचर्स को नाम दे दिया है, θ1 और θ2, दो के दरमियान जो है ये वर्क कर रहा है। ठीक है, ये θ1 और θ2 हम टेम्परेचर देते हैं ऑन परफेक्ट गैस स्केल। ठीक है, θ1 and θ2 are temperatures at perfect gas scale। ये परफेक्ट गैस स्केल के ऊपर जो है हमारे पास टेम्परेचर θ1 और θ2। एक रिवर्सिबल हीट इंजन है, वो रिवर्सिबल हीट इंजन, जारी बात है एक जो टेम्परेचर है वो HTR का होगा और एक टेम्परेचर जो है वो LTR का होगा। θ1 जो HTR का होगा, θ2 जो है उनके दरमियान में एक हीट इंजन वर्क कर रहा है परफेक्ट गैस स्केल। परफेक्ट गैस स्केल के ऊपर हमने θ1 और θ2 उसके टेम्परेचर जो हैं वो ले लिए हैं। अब जो एफिशिएंसी है इस रिवर्सिबल हीट इंजन की, आप देखें, आप जब भी एफिशिएंसी का फार्मूला निकालते हैं हीट इंजन के लिए तो आप उसके अंदर ये चीज़ देखते हैं कि उसके अंदर कहीं पे वर्किंग सब्सटेंस जो है उसका जिक्र नहीं आता। एफिशिएंसी जो निकालते हैं क्या ये निकालते हैं ना, ये निकालते हैं या ये निकालते हैं, ये रिवर्सिबल हीट इंजन की यही निकाल, ये कार्नाट की है, ये आम इंजन जो है उसकी, तो इसके अंदर कहीं पर वर्किंग सब्सटेंस का जिक्र आ रहा है। इसका मतलब है कि जो एफिशिएंसी है हीट इंजन की दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द वर्किंग सब्सटेंस। ठीक है, फ्रॉम अबव रिलेशंस it is clear that the efficiency of heat engine is independent of working substance। वो इंडिपेंडेंट है किससे, वर्किंग सब्सटेंस से। वर्किंग सब्सटेंस का तो कहीं पर इसके अंदर जिक्र जो है वो हमारे पास नहीं आ रहा है। ठीक है, अच्छा, अब इसको परफेक्ट गैस स्केल के ऊपर अगर मैं इस एफिशिएंसी को लिखूं तो मैं परफेक्ट गैस स्केल के ऊपर लिखता हूं इसको फाई θ1 θ2 दैट इज इक्वल टू 1 माइनस Q2 ओवर Q1। ठीक है, ये मैंने परफेक्ट गैस स्केल के ऊपर मैंने यहाँ पर ईटा से जाहिर कर रहा हूँ, यहाँ पर मैंने चूंकि वो परफेक्ट गैस स्केल लिया हुआ तो उसे डिस्टिंग्विश करने के लिए मैंने उसको फाई का नाम दे दिया। जिस तरह मैंने θ1 और θ2 नाम दिया T1 T2 से डिस्टिंग्विश करने के लिए। ठीक है, क्योंकि हम अभी फ़िलहाल परफेक्ट गैस स्केल के ऊपर वर्क कर रहे हैं, इसी परफेक्ट गैस स्केल से ही हमने ट्रांजिशन करनी है किसकी तरफ, केल्विन स्केल की तरफ। ठीक है, परफेक्ट गैस स्केल। तो ये हमारे पास यहाँ पर ये एफिशिएंसी, तो यहाँ से अगर मैं वैल्यू निकाल लूँ, इसको इस तरफ ले जाऊँ 1 माइनस फाई θ1 θ2, तो इसको इस तरफ ले आऊँ तो Q2 ओवर Q1, ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ जाएगा। तो Q1 ओवर Q2 की अगर वैल्यू निकाल लूँ, Q1 ओवर Q2 1 ओवर 1 माइनस फाई θ1 θ2, ये Q1 ओवर Q2 की वैल्यू निकल आएगी। अब यहाँ पर मैं ये सारा फैक्टर जो है ये वाला
1/1 - θ1 θ2, इसको मैं कहता हूँ कि ये बराबर है f ऑफ θ1 θ2 के। ठीक है, मैंने इसको ये कोई फंक्शन का नाम जो है वो दे दिया, कोई फंक्शन ले लिया, यानी कि ये सारी चीज़ जो है इसको f ऑफ θ1 θ2 के बराबर ले लिया। तो अब आपके पास इसका मतलब है कि जो इक्वेशन है वो क्या होगी, f ऑफ θ1 θ2 इज इक्वल टू Q1/Q2। अब आप सपोज करें कि हमारे पास 3 रिवर्सिबल हीट इंजन्स हैं, बढ़ा दिए, पहले एक की बात कर रहे थे, हम कहते हैं सपोज करें कि वी हैव 3 रिवर्सिबल हीट इंजन्स। ठीक है, सपोज दैट वी हैव 3 रिवर्सिबल हीट इंजन्स। हमारे पास 3 रिवर्सिबल हीट इंजन्स हैं विच आर वर्किंग बिटवीन टेम्परेचर्स which are working between temperatures θ2 θ3 and θ3 θ1, इनके दरमियान में ये वर्क कर रहे हैं। 3 रिवर्सिबल हीट इंजन्स हैं। आप इसको यूं भी नाम दे सकते हैं θ1 θ2 θ2 θ3, ठीक है, θ3 θ1। रिवर्सिबल है ना, तो जहाँ से 3 से शुरू होके 3 है ना, 3 से शुरू होकर 1 के ऊपर आएगा। ठीक है, चूँकि रिवर्सिबल हीट इंजन है। अच्छा, ये 3 हमारे पास जो है ये वर्क कर रहे हैं। अब एक से मैंने एक्सटेंड करके इसको 3 के ऊपर ले गया। अब यहाँ पर मैं 2 फंक्शंस और डिफाइन करूँगा, साई ऑफ θ1 और साई ऑफ θ2। ठीक है जी, 2 और फंक्शन जो है वो डिफाइन किए जाएंगे, क्योंकि Q1/Q2 जो हमारे पास ये f ऑफ θ2 θ3 इज डिवाइडेड बाय f ऑफ θ1 θ3 के बराबर है 3 हीट इंजन्स के लिए। उसके लिए तो सीधा सीधा था ना, एक के लिए Q1/Q2 इज इक्वल टू f इंटू θ1 θ2। ये अब 3 आ गए हैं हीट इंजन, तो उसके लिए ये एक्सप्रेशन लिख दिया। तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि Q1/Q2 जो है दैट इज इक्वल टू साई ऑफ θ1 साई ऑफ θ2 इज इक्वल टू T1/T2। अब साई ऑफ θ1 और साई ऑफ θ2 क्या हैं? ये टेम्परेचर्स हैं HTR और LTR के। ठीक है, साई ऑफ θ1 एंड साई ऑफ θ2 आर द temperatures of HTR and LTR। ये हमारे पास HTR और LTR जो है उसके टेम्परेचर्स हैं। ठीक है, किसके ऊपर? ऑन परफेक्ट गैस स्केल विच इज इक्वल टू T1 एंड T2।
ये इसको साई ऑफ थीटा 1 और साई ऑफ थीटा 2 को मैंने कहा साई ऑफ थीटा 1 T1 के बराबर है और साई ऑफ थीटा 2 T2 के बराबर। ठीक है, अब आप देख लें ये ट्रांजिशन हो रही है किससे, परफेक्ट गैस स्केल से आप जाए हैं केल्विन की तरफ, क्योंकि T1 और T2 टेम्परेचर हम केल्विन स्केल के अंदर जो है वो लेते हैं। ठीक है, अब आप देखें कि जो हमारे पास ये लार्ज नंबर यानी कि 3 की आपने बात की, अगर सपोज करें कि हमारे पास बहुत सारे हीट इंजन हो, 3 नहीं है, 3 से भी ज़्यादा है, आप तो n तक ले जाएं। ठीक है, सपोज वी हैव लार्ज नंबर ऑफ रिवर्सिबल heat engines working between 2 temperature reservoirs। जो कि 2 टेम्परेचर रेजरवायर्स के दरमियान में वर्क 3 से भी अब ज़्यादा हो गए, लार्ज नंबर ऑफ हो गए। अब ये टेम्परेचर रेजरवायर्स क्या होंगे, वन इज HTR एंड अदर इज LTR। ठीक है, वन इज HTR एंड अदर इज LTR। एक HTR होगा और एक हमारे पास LTR जो है वो होगा। इन दो के दरमियान लार्ज नंबर बहुत सारे 3 4 5 6 7 8 9 10 कितने ही हीट इंजन जो हैं वो वर्क कर रहे हैं। ठीक है, तो जो LTR है एक इंजन का वो क्या बन जाएगा, वो HTR बन जाएगा दूसरे इंजन का। इकट्ठे काम कर रहे हैं ना, तो एक का HTR दूसरे का LTR और एक का LTR दूसरे का HTR बन जाएगा। तो द LTR ऑफ वन इंजन becomes the HTR of other engine। ठीक है, तो ये प्रोसेस जो है ये फिर क्या है, ये चलता चला जाएगा। ठीक है, बिकॉज these engines are coupled with each other। क्योंकि ये इंजन जो है ये एक दूसरे के साथ कपल्ड हैं, जुड़े हुए हैं, सारे इकट्ठे हैं। तो एक का LTR दूसरे का HTR, फिर ऐसे HTR LTR, फिर LTR HTR एंड सो ऑन। इस तरह ये सिलसिला जो है वो चलता चलेगा, क्योंकि बहुत सारे इंजन, लार्ज नंबर ऑफ इंजन जो हैं वो एक दूसरे का। अब इस सूरत के अंदर जो वर्क डन होगा, अब इंजन क्या करता है, वर्क डन करता है। जो हीट लेयर है उस हीट को यूजफुल वर्क डन के अंदर कन्वर्ट कर देता है, और रिमाइंडर जो होता है, बकिया जो होती है, उसको LTR को रिजेक्ट कर देता है। तो अब जो वर्क डन हो रहा है, द वर्क डन बाय द हीट इंजन, हीट इंजन जो वर्क डन कर रहा है, तो वो WQ1 माइनस Q2 इज इक्वल टू Q2 माइनस Q3 इज इक्वल टू Q3 माइनस Q4 एंड सो ऑन। ये चलता जाएगा क्योंकि हमारे पास लार्ज नंबर ऑफ रिवर्सिबल हीट इंजन है। ठीक है, अब इस इक्वेशन के अंदर अगर मैं जो है यहाँ से Q1 कॉमन निकालूँ, तो 1 माइनस Q2 ओवर Q1 इज इक्वल टू Q2 कॉमन निकालूँ 1 माइनस Q3 ओवर Q2, और यहाँ से Q3 कॉमन निकालूँ तो 1 माइनस Q4 ओवर Q3 एंड सो ऑन। ये चलता चला जाएगा।
तो Q2 ओवर Q1 किसके बराबर होता है? Q2 ओवर Q1 T2 ओवर T1 के बराबर होता है। इस बात का पता है आपको? ठीक है, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, आप अगर देखें तो इसके अंदर ये मैं वैल्यूज रखूं तो WQ1 1 माइनस T2 ओवर T1 दैट इज इक्वल टू Q2 इंटू 1 माइनस T3 ओवर T2 is equal to Q3 1 minus T4 over T3, ये चीज़ आ गई। ठीक है, मैंने उसको वहाँ पर ये Q1 Q2 की जो वैल्यू उसको T1 और T2 से रिप्लेस जो है वो कर दिया। अब आप देखेंगे ये हमारे पास ये रिलेशन जो है ये डेवलप हो गया। तो इस रिलेशन के अंदर अब W जो है जो हमारे पास W है, ये W हमारे पास T1 माइनस T2 इज इक्वल टू T2 माइनस T3 इज इक्वल टू T3 माइनस T4 के बराबर आएगा। ठीक है, आप यहाँ से लेना, अगर T1 आप लें तो ये क्या हो जाएगा, ये T1 माइनस T2 हो जाएगा। ठीक है ना, ये मैं इसको कर देता हूँ स्टेप को। आप देखें कि WQ1 इंटू T1 लो तो T1 माइनस T2। ठीक है, इसी तरह उधर से Q2 तो क्या आएगा, T2 माइनस T3 डिवाइड बाई T3 और बराबर आ जाएगा Q3 T3 माइनस T4 डिवाइड बाई T3। ये इक्वेशन बन जाएगी। अच्छा, अब इस इक्वेशन को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए कि WQ1 ओवर T1 माइनस T2 इज इक्वल टू Q2 इधर T2 नहीं था ना, हाँ मैं यही कह रहा हूँ, ये T3 कहाँ से, Q2 ओवर T2 ये आ जाएगा, और Q3 ओवर T3 माइनस T4। अब चूंकि आपके पास देखें कि ये वाला रिलेशन है Q1 बल्कि Q2 ओवर Q1 इज इक्वल टू T2 ओवर T1, तो यहां से मैं इसको लिख सकता हूं Q2 ओवर T2 Q1 ओवर T1 लिख सकता हूं ये। तो ये सारी वैल्यूज यहां पर बराबर हो जाएंगी और बराबर होकर कैंसिल हो जाएंगी, ऐसे ही होगा ना, तो ये फिर इसके बराबर आ जाएगा। ये स्टेप भी कर देता हूं। तो WQ1
Q1 over T1, T1 minus T2, Q1 over T1, T2 minus T3, Q1 over T1, T3 minus T4। तो ये सारे कट गए, ये सारे कैंसिल हो गए। तो W मेरे पास T1 माइनस T2, T2 माइनस T3, T3 माइनस T4 के बराबर आ गया। ठीक हो गई जी बात। अब अगर हमारे पास 100 रिवर्सेबल हीट इंजन्स हों, सपोज कर लेते, क्योंकि हमने ये कहा है कि इनफाइनाइट हमारे पास हीट इंजन हैं, तो 100 हम उसमें से सपोज कर लेते हैं। सपोज करें कि आपके पास 100 रिवर्सिबल हीट इंजन है। सपोज वी हैव 100 रिवर्सिबल हीट इंजन्स। 100 हमारे पास रिवर्सिबल हीट इंजन्स हैं जो कि वर्क कर रहे हैं, आर वर्किंग at T1 melting point of ice and T2 T2 melting point of ice and T1 boiling point of water। ठीक है, इनके दरमियान में वर्क कर रहे हैं। तो आपको पता है कि θ1 और θ2 जो है वो टेम्परेचर्स हैं LTR और HTR के, ठीक है, परफेक्ट गैस स्केल के ऊपर। तो Q1 ओवर Q2 इज इक्वल टू T1 ओवर T2, θ1 ओवर θ2। अगर θi जो है ये मेल्टिंग पॉइंट है ऑफ आइस, ठीक है, और θb जो है ये है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है। तो फिर हमारे पास TB माइनस TI इज इक्वल टू 100 केल्विन के बराबर जो है वो आ जाएगा। TB माइनस TB जो है वो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर है, ठीक है, और TI जो है वो मेल्टिंग है, ठीक है। अच्छा, अब आप देखें कि θi ओवर θb इज इक्वल टू TI ओवर TB के बराबर है, या θb ओवर θi TB ओवर TI के बराबर है। अच्छा, इसको जो है ना, जो हमने यहाँ पर कन्वेंशन लिए है ना, उसके मुताबिक इसको T1 ही रहने दें और इसको T2 कर दें, ठीक है, क्योंकि हम उस हिसाब से चल रहे हैं, वो फिर गड़बड़ हो जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पर θb जो है दैट इज इक्वल टू 100K प्लस θi। तो 100K प्लस θi डिवाइडेड बाई θi
इज इक्वल टू 100K प्लस TI ओवर TI। तो ये क्या आ जाएगा 1 प्लस 100K ओवर थीटा आई 1 प्लस 100K ओवर TI। 1 से कट गया, 100K से कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या आ गया थीटा आई इज इक्वल टू TI। तो इसी तरह थीटा बी जो है वो बराबर हो जाएगा TB के। तो हमने ये प्रूव कर दिया कि केल्विन स्केल और परफेक्ट गैस स्केल जो है वो क्या है, वो सिमिलर है। ठीक है, सो वी हैव प्रूव्ड दैट केल्विन स्केल एंड परफेक्ट गैस स्केल are similar. So this is the proof of Kelvin scale. तो पेपर के अंदर वो क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि भाई ड्राइव करके दिखाएं केल्विन स्केल को, या व्हाट इज केल्विन स्केल, डिस्क्राइब इट। तो आपको क्या करना होगा, आपको परफेक्ट गैस स्केल को केल्विन स्केल के बराबर प्रूफ करना पड़ेगा। ठीक है, दोनों को आपस में कंपेयर करना पड़ेगा। तो हमने यही देखा है, कंपेयर करके देखा, पूरी कैलकुलेशन करके देखी है। उस कैलकुलेशन से हमें यही पता चला है कि ये दोनों जो हैं ये एक दूसरे के बराबर है। तो इस तरह केल्विन स्केल डेवलप होता है। अच्छा, अभी ये तो मैथमेटिक्स की है, थोड़ी सी इसकी फिजिक्स हो जाए। तो ये हुआ क्या है, एक्चुअली आप देखें कि हमने कहा कि हमारे पास पहले हमने 3 इंजन लिए, फिर हमने उन 3 इंजन्स को n नंबर तक ले गए, फिर उसके बाद हमने उनमें से 100 उठाए इंजन्स। ठीक है, अब आप देखें कि T1, T2, T3, T4, T1 ज़्यादा टेम्परेचर होगा, T2 से कम होगा, T3 उससे कम होगा, T4 उससे कम होगा, T5 उससे कम होगा, एंड सो ऑन। आप चलते जाएं, समझ रहे बात, आप चलते जाएं तो टेम्परेचर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, कम हो रहा है, कम। तो ये आप चलते 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 इनको, ये बहुत सारे इंजन इनफाइनाइट आप करते 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 आप जाके T = 0 केल्विन के ऊपर पहुंच जाएंगे। जिसको एब्सोल्यूट ज़ीरो का भी नाम दिया जाता है। ये टेम्परेचर इम्पॉसिबल है, इट इज़ नॉट अचीवेबल। ठीक है, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है वो ये कहता है कि ये टेम्परेचर पॉसिबल नहीं है। हम बिलियंथ ऑफ 0 डिग्री केल्विन के नज़दीक तो पहुंच चुके हैं बोज़-आइंस्टाइन कंडेंसेशन की मदद से, लेकिन अभी तक हम 0 डिग्री केल्विन को अचीव नहीं कर सके। ठीक है, तो अब केल्विन स्केल का बेसिक मकसद क्या था, मैंने आपको शुरू के अंदर बताया। केल्विन स्केल का बेसिक मकसद है लो टेम्परेचर को कैलकुलेट करना। सेल्सियस या फ़ारेनहाइट जो है वो इतना कम टेम्परेचर कैलकुलेट नहीं कर सकते। आप देख सकते हैं, आप इसकी पूरी फिजिक्स पीछे से देखें तो ये कम टेम्परेचर की तरफ स्केल जा रहा है। देखें ना, आप इसी तरह ड्राइव की है ना, हीट इंजन लिए हैं, आप हीट इतने सारे ले लिए हैं तो सबका टेम्परेचर आहिस्ता 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 T1 से T2, T2 से T3, T3 से T4, T4 से T5, T5 से T6 एंड सो चलता चला जा रहा है। वो कम 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 होता जा रहा है। यानी कि सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स जो है
उसकी मदद से आपने केल्विन स्केल जो है वो डेवलप किया, ठीक है। और ये भी देखा है कि जो परफेक्ट गैस स्केल है और केल्विन स्केल है ये आपस में इक्वलेंट है, हमने प्रूव करके दिखाया है यहाँ पर। तो आपने जब भी कम टेम्परेचर की तरफ जाना है तो केल्विन स्केल को ही वहाँ पर यूज़ करना है। इसलिए केल्विन स्केल जो है वो ज़्यादा प्रेफरेबल है बाकी स्केल्स के ऊपर। क्यों? क्योंकि इसकी रेंज ब्रॉड है, इसकी रेंज ब्रॉड, ये ज़्यादा टेम्परेचर्स को कवर करता है, लोवेस्ट तक जाता है। सेल्सियस और फ़ारेनहाइट जो है वो इतने लोवेस्ट टेम्परेचर को मेजर नहीं कर पाते, तो ये ज़्यादा ब्रॉडेंड है, ये ज़्यादा बड़ा स्केल है। और SI यूनिट्स के अंदर जो स्केल इस्तेमाल होता है या आम तौर पे जो स्केल इस्तेमाल किया जाता है वो यही केल्विन स्केल जो है उसको यूज़ किया जाता है। और ये केल्विन स्केल कहाँ से डेवलप हुआ है? सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। और सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के अंदर आपने क्या किया? सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में आपने हीट इंजन का कॉन्सेप्ट जो है उसको यूज़ किया, उसको यूज़ करते हुए आपने इसको जो है वो डेवलप किया, ठीक है। अब इसी की बेस के ऊपर ये जो हमने केल्विन स्केल डेवलप किया है, इसी के बेस के ऊपर हमने जो है वो स्टडी करना है एब्सोल्यूट ज़ीरो को। तो एब्सोल्यूट ज़ीरो का मतलब ये है कि आप अगर आम ज़ुबान में इसको देखें तो एब्सोल्यूट ज़ीरो का मतलब ये है कि आपके पास अब दूसरा टेम्परेचर रिजर्वायर नहीं रहा। अगर T ज़ीरो हो जाए ना, 0 डिग्री केल्विन हो जाए, तो इसका मतलब है कि दूसरा टेम्परेचर रिजर्वायर कोई नहीं। वैसे तो क्या होता है 1 - T2/T1 होता है ना, एक T1 है एक T2 है, एक हार्ड का एक। तो T 0 डिग्री केल्विन का मतलब ये है कि अगर आप ये जो फार्मूला है इसके अंदर T2 को 0 डिग्री केल्विन का है तो हमारे पास 100% एफिशिएंसी आ गई। तो 0 डिग्री केल्विन ना होने की सबसे बड़ी प्रूफ ये है कि कोई भी हीट इंजन जो है वो 100% एफिशिएंट नहीं हो सकता। अगर आप T 0 डिग्री केल्विन अचीव कर लें तो फिर आपको दूसरे रिजर्वायर की ज़रूरत नहीं, और जब आपको दूसरे रिजर्वायर की ज़रूरत नहीं है तो फिर तो जितनी आपने हीट ली वो सारी यूज़फुल वर्क में करवा। अब मैं कल जो नेक्स्ट जो लेक्चर लूँगा उसके अंदर फिर हम ये ड्राइव करेंगे कि ये एब्सोल्यूट ज़ीरो किस तरह आता है हमारे पास, तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की मदद।